तेज हवा का एक जोरदार झोंका पूरे पेड़ को हिला देता है। मेरे बच्चों संभल कर बैठो, ये हवा तो बहुत खतरनाक लग रही। तभी टहनी जोर से चरमराती है और घोंसला डगमगा कर टूट जाता है। तिनके इधर उधर बिखर जाते हैं और कोमल किसी तरह अपने बच्चों को पंखों में समेटकर नीचे की एक टहनी पर जा गिरती है। माँ, हमारा घर टूट गया, अब हम कहाँ रहेंगे? माँ, बहुत ठंड लग रही है और भूख से पेट भी दुख रहा है, मुझसे अब सहा नहीं जाता। मेरे लाल, रो मत, माँ है ना तुम्हारे साथ। मैं अभी किसी से मदद मांगकर तुम्हारे लिए एक सुरक्षित ठिकाना और कुछ खाने को जरूर लाऊंगी। बच्चों को टहनी की ओट में छिपाकर कोमल भीगते हुए कालू कौवे के पेड़ की तरफ उड़ती है, जिसका घोंसला मोटी मजबूत टहनियों से बना है और तेज हवा में भी टस से मस नहीं हो रहा। कालू भाई, मेरा घोंसला टूट गया है और मेरे बच्चे भूखे ठंडे बाहर बैठे हैं। क्या तुम एक रात के लिए हमें अपने घर में जगह दे सकते हो? अरे कोमल बहन, ये घोंसला मैंने बड़ी मेहनत से मजबूत बनाया है, बस अपने परिवार के लिए। इसमें और किसी के लिए जगह नहीं है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए कालू भाई, मेरे मासूम बच्चे बाहर ठंड में कांप रहे हैं। माफ करना, इस बारिश में हर कोई अपना ही सोचता है, कहीं और जाकर देखो। टूटा हुआ दिल लेकर कोमल भारी मन से वहाँ से उड़ जाती है। बारिश की बूंदें और उसकी आंखों के आंसू अब एक साथ बह रहे हैं। कोमल उम्मीद के साथ तोता, कबूतर और बुलबुल के घोंसलों की तरफ उड़ती है। पास पहुंचते ही वो देखती है कि पतली पतली टहनियों से बने उनके घोंसले तेज हवा में बुरी तरह डोल रहे हैं, मानो अभी गिर जाएंगे। कोमल बहन, देखो, हमारा अपना घर ही इस हवा में हिल रहा है। हम खुद डरे हुए हैं कि कहीं ये गिर न जाए। माफ करना कोमल, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। हमारा घोंसला किसी भी पल टूट सकता है। कोई बात नहीं दोस्तों, तुम भी मुसीबत में हो, मैं समझती हूँ। ये कहकर कोमल फिर अंधेरे और बारिश में अकेली उड़ चलती है। पंख भीगकर भारी हो चुके हैं, हिम्मत जवाब देने लगी है। आखिरकार थक कर वो एक विशाल पुराने पेड़ की जड़ों के पास नीचे बैठ जाती है। आंखें बंद करके सिर्फ रो पाती है। अब कहाँ जाऊँ मैं? किसके पास मदद मांगूं? मेरे बच्चे भूखे ठंडे बैठे इंतजार कर रहे होंगे। तभी बादलों के बीच से एक बड़ी काली परछाई मंडराती दिखाई देती है। ये भूखी चील है जो शिकार की तलाश में मंडरा रही है। कोमल डर के मारे और सिकुड़कर पेड़ की जड़ों में दुबक जाती है। इस बारिश में कोई शिकार नजर नहीं आ रहा, पर मेरी नजरें हर कोने पर है। कोई बचकर नहीं जा सकता। कोमल सांस रोककर जड़ों में और दब जाती है। कुछ देर मंडराने के बाद कुछ न मिलने पर चील गुस्से में बड़बड़ाती हुई आगे उड़ जाती है और उसकी परछाई धीरे धीरे धुंधली होकर गायब हो जाती है। खतरा टलते ही वो विशाल पेड़ जिसकी जड़ों में कोमल छिपी थी, धीरे धीरे अपनी बूढ़ी आंखें खोलता है। ये कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि सदियों पुराना जादुई पेड़ है जो जंगल के हर दुखी प्राणी की पुकार सुनता है। नन्ही कोमल, इतनी भीगी, थकी और उदास क्यों बैठी हो? अपना दुख मुझसे बेझिझक कह सकती हो। पेड़ भैया, आज की बारिश में मेरा घोंसला टूट गया। मेरे मासूम बच्चे भूखे ठंडे बैठे हैं और किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। ना कालू भाई ने, ना ही तोता, कबूतर और बुलबुल कुछ कर पाए, क्योंकि उनके घर भी हवा में डोल रहे हैं। ऊपर से उस क्रूर चील का खौफ अलग सता रहा था। घबराओ मत बेटी, तुमने अकेले इतनी मुसीबतें सही, फिर भी हार नहीं मानी। यही तुम्हारी असली ताकत है। लो, आज मैं अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारे लिए ऐसा घर बनाऊंगा जो दुनिया की सबसे तेज आंधी में भी नहीं टूटेगा। ये कहते ही जादुई पेड़ की टहनियाँ हवा में गोल गोल घूमने लगती हैं और एक तेज सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। पलक झपकते ही उस रोशनी से चमकते हुए सफेद गुलाबी मोतियों का एक सुंदर और मजबूत घर बनकर तैयार हो जाता है, जो चांदनी की तरह जगमगा रहा है। ये तो मोतियों का घर है पेड़ भैया। इतना सुंदर और चमकता हुआ घर तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। ये मोतियों का घर सिर्फ देखने में सुंदर नहीं, बल्कि किसी भी तूफान, बारिश या खतरे से तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की हमेशा रक्षा करेगा। जाओ बेटी, अपने बच्चों को ले आओ। कोमल खुशी खुशी उड़कर अपने बच्चों को लेने जाती है और उन्हें साथ लेकर उस चमकते मोती के घर में वापस आती है। वाह माँ, ये घर तो मोतियों जैसा चमक रहा है। अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। माँ, तुमने हार नहीं मानी और हमारे लिए इतना सब कर दिया। तुम सच में सबसे अच्छी माँ हो। मेरे बच्चों, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हिम्मत
और सच्चा दिल रखने वाले की मदद कोई ना कोई जरूर करता है। आज हमें जादुई पेड़ ने बचाया। कुछ देर बाद बाहर फिर तेज हवा का एक जोरदार झोंका चलता है। दूर से चरमराने की आवाज आती है और तोता, कबूतर और बुलबुल के कमजोर घोंसले हवा के थपेड़ों से टूटकर बिखर जाते हैं। तीनों भीगते और घबराते हुए इधर उधर उड़ते हैं। तभी उन्हें दूर से मोती के घर की चमक दिखाई देती है। कोमल बहन, हमारा घोंसला भी इस आंधी में टूट गया। हम बहुत डरे हुए हैं। क्या हमें थोड़ी देर के लिए यहाँ जगह मिल सकती है? बाहर ठंड और बारिश दोनों बढ़ती जा रही हैं। हमारे पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा। माफ करना कोमल, हम जानते हैं तुम पर पहले ही इतनी मुसीबत आई है, फिर भी हमें तुम्हारी याद आई। अरे माफी किस बात की, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। आओ अंदर आ जाओ, ये घर अब सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। तीनों राहत की सांस लेते हुए मोती के चमकते घर में अंदर आ जाते हैं। कोमल उन्हें गर्म जगह पर बिठाती है और अपने बच्चों के पास कुछ ताजे दाने भी उनकी तरफ बढ़ा देती है। शुक्रिया कोमल बहन, तुमने आज सच में दिखा दिया कि दोस्ती किसे कहते हैं। हाँ, इतनी डरावनी रात में भी तुम्हारे इस घर में कितना अपनापन महसूस हो रहा है। अब ये बारिश भी उतनी डरावनी नहीं लग रही जब हम सब साथ हैं। वाह, अब तो हमारे घर में मेहमान भी आ गए। चाचा चाची, आप भी हमारे साथ बैठो। सब मिलकर हंसी खुशी बातें करने लगते हैं। बाहर बारिश गरजती रहती है, पर मोती के घर के अंदर हर तरफ गर्माहट और अपनापन फैला हुआ है। कुछ देर बाद तेज हवा का एक और झोंका जंगल से गुजरता है और इस बार कालू कौवे का मजबूत समझा जाने वाला घोंसला भी टूटकर गिर जाता है। कालू और उसकी पत्नी बिजली भीगते कांपते डरे सहमे उसी मोती के घर की तरफ भागते हैं। कोमल बहन, हमारा घर भी टूट गया। क्या हमें भी यहाँ जगह मिल सकती है? रुको कालू, जब कोमल बहन मुसीबत में थी तब तुमने दरवाजा तक नहीं खोला था। अब यहाँ जगह मांगने का क्या हक है तुम्हारा? तुम्हारा गुस्सा सही है तोता भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, हम बहुत शर्मिंदा हैं। कोमल बहन, हमें माफ कर दो। उस दिन स्वार्थ में हमने तुम्हारे यो मासूम बच्चों की मदद नहीं की। आज वही गलती हमें याद आकर तड़पा रही है। कोमल कुछ पल चुप रहकर कालू और बिजली की सहमी हुई आंखों में झांकती है, फिर धीरे से मुस्कुरा देती है। तोता भाई, गुस्सा जायज है, पर मुसीबत में किसी का दरवाजा बंद करना मुझे नहीं आता। कालू भाई, बिजली भाभी, अंदर आ जाओ। गलती हर किसी से हो जाती है, जरूरी ये है कि दिल से माफी मांगी जाए, और तुमने वो कर दिखाया। शुक्रिया कोमल बहन, आज तुमने हमें सिखा दिया कि सच्चा दिल कैसा होता है। अब से हम भी वैसे ही पड़ोसी बनेंगे जैसे मुसीबत में तुमने हमें अपनाया। चलो कालू भाई, अंदर आ जाओ। कोमल बहन का दिल इतना बड़ा है कि उसमें हम सब के लिए जगह है। इस तरह मोती के उस चमकते घर में कोमल, उसके दोनों बच्चे तोता, कबूतर, बुलबुल और अब कालू व बिजली भी साथ बैठ जाते हैं। बाहर बारिश धीरे धीरे हल्की फुहार में बदल जाती है और अंदर सब मिलकर हंसी खुशी दाना खाते हैं। पुरानी शिकायतें भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। मोतियों की चमक और सबकी मुस्कुराहटें मिलकर घर को और भी जगमगा देती हैं। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये बारिश, हिम्मत और अपनेपन की ये भावुक कहानी? इससे हमें यही सीख मिलती है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर दिल में सच्चा प्रेम और माफ करने की भावना हो तो हर टूटा हुआ रिश्ता और हर अंधेरी रात भी मोतियों जैसी चमक उठती है। सुनो सुनो, जंगल के सभी पक्षियों, महाराज चील ने यह आदेश देकर भेजा है कि सभी पक्षी अपना अपना भोजन इकट्ठा कर ले, क्योंकि जंगल में लगातार बारिश होने वाली है। इसलिए बेहतर होगा कि आप सभी समय रहते अपना अपना भोजन जमा कर ले। ऐसा कहकर लाडो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। कोमल चिड़िया, जो स्वभाव से बेहद समझदार और दयालु थी, अपने नन्हे और मासूम बच्चों मीना और बबलू के पास जाती है। वो समझ जाती है कि समय कम है और काम ज्यादा। मीना और बबलू, तुम दोनों घर पर ही रहना। मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ, क्योंकि जंगल में भारी बारिश आने वाली है। बारिश शुरू होने से पहले हमें भोजन इकट्ठा करना ही होगा। हाँ मम्मा, आप जल्दी से आ जाना, हमें अकेले बहुत डर लग रहा है। बच्चों को तसल्ली देकर कोमल चिड़िया भोजन की खोज में निकल जाती है। दूसरी तरफ उसके सच्चे और मददगार दोस्त तोता और कबूतर भी भोजन की तलाश में एक साथ निकलते हैं। चलो कबूतर भाई, जल्दी करें, ऐसा ना हो कि बारिश आ जाए और हम भोजन इकट्ठा ही ना कर पाए। ऐसा बोलकर वे दोनों दाने की खोज में निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ कोमल चिड़िया को भी कहीं कोई दाना नहीं मिल रहा था। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार ये तीनों एक जगह इकट्ठे होते हैं।
बंटी और मिट्ठू भाई, दाना तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम क्या करें? बच्चे भूखे हैं। कोमल बहन, बस एक ही उपाय है। कालू कौवा और उसकी पत्नी बिजली के खेत में बहुत सारे केले के पेड़ हैं और उनमें ढेर सारे केले लगे हुए हैं। पर मुझे लगता है कि वे दोनों बहुत ही दुष्ट और लालची हैं। वे हमारी मदद कभी नहीं करेंगे। पर हमारे पास अब कोई और उपाय भी तो नहीं है। चलो एक बार जाकर उनसे विनती करते हैं। आखिर कोशिश करने में क्या हर्ज है। ऐसा कहते हुए वे तीनों कालू कौवे के खेत की तरफ उड़ चलते हैं। उधर लालची कालू कौवा और उसकी पत्नी बिजली हाथ में डंडा लिए अपने खेत की रखवाली कर रहे थे। कोमल उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है। कालू भाई और बिजली भाभी, आपको तो पता ही है कि जंगल में भारी बारिश आने वाली है। हमें कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा है। इसलिए यदि आप थोड़ा सा केला हम सभी को दे दें तो हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे मरने से बच जाएंगे। नहीं चिड़िया, हमारे पास कोई मुफ्त का माल नहीं है। अगर पैसे हैं तो केले ले लो, नहीं तो अपना रास्ता पकड़ो और वापस चली जाओ। कालू भाई, अभी हमें उधार दे दो। जैसे ही बारिश थमेगी और हमारे पास पैसे होंगे, हम लोग चुका देंगे। अरे ओ मोटी चूंच वाले तोते, यहाँ से भागते हो कि नहीं, या फिर ये डंडा तुम्हारी चूंच पर मारूं? चलो निकलो यहाँ से। अभी उनके बीच ये तीखी बातचीत हो ही रही थी कि आसमान में काले घने बादल छाने लगे और ठंडी हवाओं के साथ झमाझम बारिश होने लगी। चलो भाइयों, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। मेरे बच्चे घर पर अकेले डर रहे होंगे। यहाँ हमें भोजन भी नहीं मिला और कालू ने भी हमारी मदद नहीं की। मायूस होकर वे सभी अपने अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं। रास्ते में उड़ते हुए कोमल चिड़िया को अचानक एक चमकीला पेन गिरा हुआ दिखाई देता है। वो हैरान होकर उस पेन के पास जाकर बैठ जाती है। मैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगी? घर में दाना भी नहीं है और बाहर भी कुछ नहीं मिला। हाँ, मैं अपने बच्चों को बोलूंगी कि यह एक जादुई पेन है। इस तरह बहला फुसलाकर उन्हें सुला दूंगी और सुबह होते ही फिर से दाना खोजने निकल जाऊंगी। ऐसा सोचकर कोमल चिड़िया उस पेन को अपनी चोंच में दबाकर घर ले आती है। घर पहुंचते ही बच्चे उसे घेर लेते हैं। कहाँ है मेरा भोजन? अब मैं क्या खाऊंगी? मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। मम्मा, मुझे भी भूख लगी है। और आप ये कैसा पेन हमारे लिए लाई हो? इस पेन का मैं क्या करूं? क्या सच में ये कोई जादुई पेन है? मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई ऐसा वैसा पेन नहीं है। ये सचमुच का जादुई पेन ही है। तुम जो भी इस पेन से कागज पर बनाओगे वो तुरंत सच में तुम्हारे सामने आ जाएगा। वाह, क्या बात है मम्मा। लाओ, मैं इससे सेब बनाकर देखती हूँ। हाँ मम्मा, हम आम भी बनाएंगे और मजे से खाएंगे। बच्चों का उत्साह देखकर कोमल चिड़िया मन ही मन घबराने लगती है और ईश्वर को याद करने लगती है। हे भगवान, ये मैंने क्या बोल दिया? मेरा ये झूठ अब हम पर भारी पड़ सकता है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये जादुई पेन केवल रात के ठीक 12 बजे काम करता है। तब हम सब मिलकर अपनी पसंद के फल बनाएंगे और मजे से खाएंगे। अभी तुम आराम करो। लेकिन बच्चे नादान थे। वे अपनी मम्मा की बात नहीं मानते और चुपके से पेन लेकर एक सफेद कागज पर सेब का चित्र बनाने लगते हैं। कोमल चिड़िया डर के मारे आसमान की तरफ देखने लगती है। हे ईश्वर, हमारे बच्चों की लाज रखना। अगर ये पेन जादुई नहीं निकला तो बच्चों का भरोसा टूट जाएगा और वे भूखे ही सो जाएंगे। मेरी मदद करना भगवान। तभी अचानक कमरे में एक अजीब सी रोशनी चमकती है और कोमल के कानों में एक जादुई सरसराहट की आवाज आती है। वो मुड़कर देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बच्चे पेन से जो भी फल बना रहे थे वे असली में हो रहे थे। वाह मम्मा, आप कितना कमाल का पेन लाई हो। हमें तो मजा ही आ गया। अब हमारी भूख मिट जाएगी। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ईश्वर ने हमारी पुकार सुन ली। अब पेट भरकर फल खा लो और सो जाओ। बहुत रात हो गई है। रात बीतती है और सुबह की नई किरण फूटती है। लेकिन इस सुबह का नजारा कालू कौवे के लिए किसी तबाही से कम नहीं था। रात की तेज आंधी और बारिश में कालू और बिजली के खेत के सारे केले के पेड़ उखड़कर गिर चुके थे। दोनों अपने बर्बाद खेत को देख देख कर सिर पकड़कर रो रहे थे। हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। हमारे सारे पेड़ गिर गए। अब हम क्या खाएंगे और क्या बेचेंगे? कालू, कुछ देर पहले जब कोमल और उसके दोस्त हमसे मदद मांगने आए थे तब हमने उन्हें दुत्कार दिया था। आज हमारी भी वैसी ही बदहाल स्थिति हो चुकी है। वे दोनों भूख से बेहाल होकर रो रहे थे।
उधर जंगल के बाकी पक्षी कोमल के घर के बाहर उस जादुई पेन की मदद से स्वादिष्ट फल बनाकर आपस में मिल बांटकर खा रहे थे। तभी कालू और बिजली वहाँ से गुजरते हैं और सबको फल खाते देख वहीं रुक जाते हैं। कोमल बहन, मुझे माफ कर दो। मैं लालच और घमंड में अंधा हो गया था। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। हाँ कोमल बहन, हमारे लालच की सजा हमें मिल गई है। हमारे सारे पेड़ नष्ट हो गए हैं और अब हम दोनों भूख से मर रहे हैं। कृपा करके हमें भी थोड़ा भोजन दे दो। अब आया हूँ ऊंट पहाड़ के नीचे। क्यों कालू और बिजली, कहाँ गया तुम्हारा वो घमंड और वो डंडा? जब हम भूखे थे तब तो तुम मार रहे थे। नहीं तोते भाई, किसी की मजबूरी और लाचारी का मजाक नहीं उड़ाते। कालू भाई और बिजली भाभी, कभी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए और ना ही किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। वक्त और हालात कभी भी बदल सकते हैं। ये लीजिए फल और अपनी भूख मिटाइए। हमें माफ कर दो पक्षियों, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी कि हमने मुसीबत में आपकी मदद नहीं की। लेकिन कोमल बहन, तुम्हारी दयालुता ने आज हमारी आंखें खोल दी हैं। कालू और बिजली सच्चे दिल से माफी मांगते हैं। कोमल की समझदारी और दयालुता देखकर सभी पक्षी उन्हें माफ कर देते हैं। उस दिन के बाद से कालू और बिजली का लालच हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और जंगल के सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जंगल में लगातार 3 दिनों से तेज बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज हवाएं पेड़ों की डालियों को इधर उधर हिला रही थी। छोटे छोटे रास्ते पानी से भर चुके थे। ऐसे मौसम में ज्यादातर पक्षी अपने घरों में बैठे थे। कोमल चिड़िया अपने घर में बैठी थी। उसके साथ चंदू चिड़ा, मीना और बबलू भी बैठे हुए थे। बाहर बारिश की बूंदें घोंसले की छत पर पड़ रही थी। मम्मा, हमें नानी के घर जाना है। हाँ मम्मा, आपने पिछले हफ्ते वादा किया था। बेटा, मुझे अपना वादा याद है, लेकिन बाहर देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। बारिश रुकते ही हम नानी के घर चलेंगे। नहीं मम्मा, आप हर बार यही कहती हो। नानी हमारा इंतजार कर रही होंगी। बेटा, इस मौसम में बाहर निकलना बहुत खतरनाक है। जंगल की नदी में बहुत तेज पानी बह रहा है। हमें कुछ नहीं होगा। पिताजी, प्लीज चलो ना नानी के घर। उसी समय पास वाले पेड़ से काऊ काऊ की आवाज आई। बिजली कौवी और उसका बेटा जुगनू वहां आ पहुंचे। अरे वाह, लगता है कोई नानी के घर जाने की तैयारी कर रहा है। मीना, बबलू, तुम अभी तक गए नहीं? मम्मा जाने नहीं दे रही। अगर मेरी नानी होती तो मैं तो कब का चला गया होता। देखा मम्मा? बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बचपन बार बार नहीं आता। बिजली, मेरे बच्चों को भड़काना बंद करो। मैं तो बस सच बोल रही हूँ। बिजली और जुगनू वहाँ से उड़ गए। अपने घर पहुँचते ही दोनों हंसने लगे। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। कोमल चिड़िया के बच्चे नानी के घर जाने की जिद कर रहे हैं और बारिश की वजह से कोमल उन्हें जाने नहीं दे रही। अगर वे दोनों बच्चे घर से निकल गए तो जंगल में रास्ता भटक जाएंगे और फिर कोमल पूरे जंगल में रोती फिरेगी। तीनों जोर जोर से हंसने लगे। उधर कोमल अपने बच्चों को समझाने में लगी हुई थी। बेटा, समझने की कोशिश करो। अभी जाना सुरक्षित नहीं है। हमें अभी जाना है, अभी जाना है। जिद अच्छी बात नहीं होती। लेकिन दोनों बच्चे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। धीरे धीरे शाम हो गई। बारिश और तेज हो गई। आसमान में बिजली चमकने लगी। रात होते होते पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। कोमल, चंदू और दोनों बच्चे सो गए। लेकिन आधी रात को मीना की आंख खुल गई। उसने बाहर झांका। बारिश पहले से थोड़ी कम हो चुकी थी। मीना ने धीरे से बबलू को जगाया। बबलू, उठो। क्या हुआ? चलो नानी के घर चलते हैं। अभी? हाँ, सुबह होने से पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन मम्मा कभी नहीं मानेंगी। ठीक है, चलो। दोनों धीरे धीरे घर से बाहर निकल आए। उन्हें पता नहीं था कि सामने वाले पेड़ पर जुगनू जाग रहा था। हा हा हा,
आखिर ये दोनों निकल ही गए। जुगनू तुरंत अपने घर की तरफ उड़ गया। मम्मा मम्मा, मीना और बबलू घर छोड़कर निकल गए। क्या सच में जुगनू? हाँ, वो दोनों छोड़कर चले गए। अब मजा आएगा। चलो दूर से इनके पीछे चलते हैं, देखते हैं इनके साथ क्या होता है। उधर मीना और बबलू बारिश में आगे बढ़ते जा रहे थे। जंगल का रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था। चारों तरफ अंधेरा था। हवा की आवाज सुनकर बबलू थोड़ा डरने लगा। मीना, हमें वापस चलना चाहिए। डरपोक मत बनो, नानी का घर ज्यादा दूर नहीं है। तभी झाड़ियों के पीछे दो चमकती आंखें दिखाई दी। वो एक चालाक लोमड़ी थी। लोमड़ी कई दिनों से भूखी थी। उसने दोनों बच्चों को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वाह, आज तो किस्मत खुल गई। लोमड़ी धीरे धीरे उनके सामने पहुंची। अरे बच्चों, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? हम अपनी नानी के घर जा रहे हैं, लेकिन हमें रास्ता ठीक से नहीं पता। लोमड़ी मन ही मन मुस्कुराई। अरे मैं तो तुम्हारी नानी को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। सच? बिल्कुल सच। तो हमें रास्ता बता दो। तुम लोग गलत दिशा में जा रहे हो। क्या? हाँ, नानी का घर तो काली पहाड़ी के पीछे है। असल में लोमड़ी झूठ बोल रही थी। वो दोनों बच्चों को जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में भेजना चाहती थी। दूर एक पेड़ पर बैठे बादल, बिजली और जुगनू ये सब देख रहे थे। लोमड़ी तो इन्हें बेवकूफ बना रही है। अच्छा ही है। जितनी मुसीबत में पड़ेंगे उतना मजा आएगा। उधर मीना और बबलू लोमड़ी की बातों पर विश्वास कर चुके थे। धन्यवाद लोमड़ी मौसी। दोनों बच्चे काली पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। लोमड़ी पीछे खड़ी हंस रही थी। जाओ जाओ, अब असली मुसीबत तुम्हारा इंतजार कर रही है। और दोनों बच्चों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला था। उधर मीना और बबलू काली पहाड़ी की तरफ बढ़ते जा रहे थे। बारिश फिर से तेज होने लगी थी। ठंडी हवाएं चल रही थी और दोनों बच्चे पूरी तरह भीग चुके थे। मीना, मुझे डर लग रहा है। बस थोड़ा और चलो, नानी का घर पास ही होगा। दोनों आगे बढ़ते रहे। तभी उनके सामने एक बड़ा सा दलदल दिखाई दिया। दलदल का पानी काला और गंदा था। बारिश की वजह से वो और भी खतरनाक हो चुका था। मीना, ये कैसी जगह है? शायद हमें इसे पार करना होगा। उधर लोमड़ी दूर एक झाड़ी के पीछे छुपी हुई थी। बहुत अच्छे, अब ये दोनों कहीं नहीं जा पाएंगे। इसी बीच सुबह हो गई। कोमल चिड़िया की आंख खुली। उसने देखा कि मीना और बबलू घर में नहीं हैं। चंदू जी, जल्दी उठिए। क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? बच्चे घर में नहीं हैं। चंदू तुरंत घबरा गया। दोनों ने पूरा घर छान मारा, लेकिन बच्चे कहीं नहीं मिले। हे भगवान, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? जरूर ये दोनों नानी के घर जाने के लिए निकल गए हैं। कोमल की आंखों में आंसू आ गए। मैंने इन्हें कितना समझाया था। तभी बंटी कबूतर वहां पहुंचा। मीना और बबलू गायब हैं। कुछ ही देर में बबली कबूतरी, चीकू तोता और चिंकी तोती भी वहां आ गए। सभी पक्षी अलग अलग दिशाओं में बच्चों को खोजने निकल पड़े। उधर बादल कौआ, बिजली कौवी और जुगनू दूर से ये सब देख रहे थे। देखो मम्मा, कोमल रो रही है। यही तो मैं देखना चाहती थी। तीनों उड़कर कोमल के पास पहुँचे। चलो इनकी खोज को और मुश्किल बनाते हैं। कोमल, क्या हुआ? मेरे बच्चे गायब हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले उन्हें पूर्व वाले जंगल में जाते देखा था। असल में बादल झूठ बोल रहा था। सच? हाँ, बिल्कुल सच। जल्दी जाओ, शायद अभी भी मिल जाएं। कोमल और चंदू तुरंत पूर्व वाले जंगल की तरफ उड़ गए। जैसे ही वे दूर गए, कौवा परिवार हंसने लगा। लेकिन बच्चे तो काली पहाड़ी की तरफ गए थे। इसलिए तो मैंने झूठ बोला। उधर मीना और बबलू दलदल के किनारे खड़े थे। बारिश लगातार हो रही थी। मुझे ये जगह अच्छी नहीं लग रही। शायद लोमड़ी मौसी ने सही रास्ता नहीं बताया होगा। तभी बबलू का पैर फिसल गया। बबलू सीधे दलदल में जा गिरा। बबलू! बबलू जितना निकलने की कोशिश करता,
उतना ही अंदर धंसता जा रहा था। दीदी मुझे बचाओ। घबराओ मत, मैं कुछ करती हूँ। मीना इधर उधर मदद के लिए देखने लगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसी समय झाड़ियों के पीछे छुपी लोमड़ी मुस्कुरा रही थी। अब सही समय आ गया है। लोमड़ी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। दीदी वो लोमड़ी फिर से आ गई। लोमड़ी मौसी, जल्दी हमारे भाई को बचाइए। जरूर बचाऊंगी। लोमड़ी की आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। पहले तुम्हारे भाई को निकालती हूँ, फिर तुम दोनों को अपने घर ले जाऊंगी। मीना को उसकी बातों पर शक नहीं हुआ, लेकिन बबलू डर गया। दीदी मुझे ये अच्छी नहीं लग रही। लोमड़ी और पास आने लगी। तभी अचानक ऊपर आसमान से एक आवाज आई। मीना, बबलू। मीना ने ऊपर देखा। चीकू तोता उनके ऊपर उड़ रहा था। तोते भैया हमें बचा लो। लोमड़ी घबरा गई। ये मोटी चोंच वाला यहाँ कैसे पहुँच गया? चीकू ने तुरंत नीचे देखा। उसे सारी बात समझ आ गई। लोमड़ी, बच्चों से दूर हट जाओ। ये मेरा मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। मैं अभी सबको बुलाकर लाता हूँ। ये सुनते ही लोमड़ी परेशान हो गई। अगर सारे पक्षी आ गए तो उसका शिकार हाथ से निकल जाएगा। नहीं, इससे पहले मुझे कुछ करना होगा। उधर चीकू तेजी से वापस उड़ पड़ा। वो कोमल और बाकी दोस्तों को बुलाने जा रहा था, और इधर लोमड़ी धीरे धीरे मीना और बबलू के और करीब आती जा रही थी। दोनों बच्चे बुरी तरह डर चुके थे। उन्हें अब समझ आ गया था कि उन्होंने घर से निकलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। उधर चीकू तोता पूरी ताकत से उड़ता हुआ कोमल चिड़िया को खोज रहा था। कुछ देर बाद उसे कोमल, चंदू, बंटी और चिंकी दिखाई दे गए। कोमल बहन, जल्दी चलो। क्या हुआ? बच्चों का पता चल गया? हाँ, मीना और बबलू काली पहाड़ी के पास हैं। क्या वे ठीक हैं? नहीं, बबलू दलदल में फंसा हुआ है और एक लोमड़ी उन दोनों के आसपास घूम रही है। ये सुनते ही कोमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। सभी पक्षी तेजी से काली पहाड़ी की तरफ उड़ने लगे। उधर दलदल के पास लोमड़ी धीरे धीरे मीना की तरफ बढ़ रही थी। बच्चों, तुम दोनों बहुत थक गए हो। मेरे घर चलो, मैं तुम्हें गर्म खाना दूंगी। अरे, मुझ पर भरोसा करो। दीदी, ये झूठ बोल रही है। लोमड़ी का धैर्य अब खत्म हो रहा था। लोमड़ी ने अचानक मीना की तरफ छलांग लगा दी। बचाओ मम्मा। मीना डरकर पीछे हट गई। उसी समय ऊपर से एक पत्थर आकर लोमड़ी के सिर पर लगा। लोमड़ी ने ऊपर देखा। बंटी कबूतर और बबली कबूतरी वहां पहुंच चुके थे। बच्चों से दूर हट जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लोमड़ी गुस्से से दांत दिखाने लगी। तुम सब मेरा शिकार छीनना चाहते हो? तभी दूसरी तरफ से चिंकी तोती भी आ गई। जब तक हम हैं, तुम इन बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लोमड़ी समझ गई कि अब मामला मुश्किल हो रहा है, लेकिन तभी उसे एक और मौका दिखाई दिया। दलदल में फंसा बबलू अब पहले से ज्यादा अंदर धंस चुका था। मम्मा, मम्मा! उसकी आवाज सुनकर कोमल की आंखों से आंसू निकल पड़े। बबलू बेटा, घबराना मत, मम्मा आ गई है। कुछ ही क्षण बाद कोमल, चंदू और चीकू भी वहां पहुंच गए। मम्मा! मीना दौड़कर अपनी माँ से लिपट गई। बेटी, तुम ठीक तो हो? मम्मा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अभी बबलू को बचाना सबसे जरूरी था। दलदल लगातार उसे नीचे खींच रहा था। हमें जल्दी कुछ करना होगा। उधर बेल लटक रही है। मैं उसे लेकर आता हूँ। बंटी और चीकू मिलकर एक लंबी बेल खींच लाए। बबलू, इस बेल को पकड़ो। बबलू ने पूरी ताकत लगाकर बेल पकड़ ली। मैं पकड़ चुका हूँ। अब जोर लगाओ। सभी पक्षी मिलकर बेल खींचने लगे। धीरे धीरे बबलू दलदल से बाहर आने लगा। लोमड़ी ये सब देखकर गुस्से से कांप रही थी। नहीं, मेरा शिकार नहीं बचना चाहिए। लोमड़ी फिर से बच्चों की तरफ दौड़ी, लेकिन इस बार कोमल चिड़िया उसके सामने खड़ी हो गई। मेरे बच्चों की तरफ एक कदम भी मत बढ़ाना, पहले मुझे पार करना होगा। लोमड़ी ने हमला करने की कोशिश की। उसी समय बंटी, चीकू, चिंकी और बबली
सब लोमड़ी के ऊपर टूट पड़े। कोई उसके सिर पर चोंच मार रहा था, कोई उसके पंख खींच रहा था, कोई उसकी पूंछ पर हमला कर रहा था। छोड़ो मुझे! लोमड़ी दर्द से चीखने लगी। जंगल के बीचों बीच एक ऐसी नदी बहती थी जिसका पानी रात के अंधेरे में नीले रंग का चमकता था। इसे सब जादुई नदी कहते थे। इस नदी में एक सुनहरी मछली रहती थी जिसका नाम तारा था। वो मछली कोई मामूली मछली नहीं थी। वो अपनी जादुई शक्ति से नदी के पानी को सदा साफ और मिठास से भरपूर रखती थी, जिसे पीकर जंगल के सारे पक्षी खुश रहते थे। कोमल चिड़िया का परिवार रोज सुबह इस नदी पर दाना चुगने आता था। मम्मा, पापा, देखो, तारा मछली पानी में गोल गोल घूमते हुए कितनी सुंदर लग रही है। हाँ बबलू भैया, और देखो, इसके तैरने से पानी कितना चमक रहा है। कोमल, इस नदी का पानी सच में जंगल के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये सब तारा मछली की वजह से ही है। लेकिन वो खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। उसी रात जब पूरा जंगल सो रहा था और नदी के किनारे हल्की धुंध छाई हुई थी, तभी अंधेरे में दो काले साए नदी के पास आते हैं। वो बादल कौवा और बिजली कौवी थे। इनके पास मछली पकड़ने का जाल था। बिजली, जल्दी करो, चांद की रोशनी में वो सुनहरी मछली साफ दिखाई दे रही है। जल्दी से जाल फेंको और मछली को पकड़ो। हाँ बादल, अगर ये सुनहरी मछली हमारे पास होगी तो इसके सारे जादुई सुनहरी मोती भी हमारे होंगे और हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। ऐसा कहते हुए बिजली कौवी वो जाल फेंकती है और तारा मछली को नदी से निकालकर एक मटके में बंद कर देती है। जैसे ही मछली नदी के पानी से बाहर आती है तो नदी की चमक गायब हो जाती है और वो पानी काला और कड़वा होने लगता है। अगली सुबह जब कोमल चिड़िया और इसके दोस्त कबूतर तोता नदी पर पहुंचते हैं तो नदी का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। नदी का पानी काला हो चुका था और तारा मछली वहाँ नहीं थी। ओ नहीं, ये नदी का पानी काला कैसे हो गया और हमारी तारा मछली कहाँ गई? ये पानी तो बिल्कुल कड़वा हो चुका है। इसे कोई पक्षी पी भी नहीं सकता। जरूर ये किसी दुश्मन की शरारत है। दोस्तों, तारा मछली के बिना नदी मर जाएगी और पूरा जंगल प्यासा रह जाएगा। हमें तुरंत इसे ढूंढना होगा। तभी झाड़ियों के पीछे से रोता हुआ जुगनू कौवा बाहर आता है। वो बहुत डरा हुआ था। आंटी, आंटी, हमें माफ कर दो। रात को पापा और मम्मा ने लालच में आकर तारा मछली को चुरा लिया था। मैंने उनकी बातें सुनी थी। वो पहाड़ी के पीछे वाली गुफा में गए थे और वहाँ जाकर वो उसके जादुई मोती निकालना चाहते थे। मुझे पता था, ये बादल बिजली कभी नहीं सुधरने वाले। चलो चिड़िया बहन, चलते हैं, तारा मछली को बचाना होगा। उधर पहाड़ी के पीछे अंधेरी गुफा में बादल कौवा और बिजली कौवी मटके के सामने बैठे गुस्से से चिल्ला रहे थे। मटके के अंदर तारा मछली रो रही थी, लेकिन कोई भी मोती बाहर नहीं आ रहा था। सुनहरी मछली, जल्दी करो, हमें जादुई मोती दो, वरना हम तुम्हें पानी से बाहर निकाल देंगे। हाँ, जल्दी करो, तुम्हारा जादू अब हमारे काम आना चाहिए। तभी गुफा के दरवाजे पर एक तेज रोशनी चमकती है। कोमल चिड़िया, चंदू चिड़ा, बंटी, कबूतर, तोता सभी वहाँ पहुँच चुके थे। बबलू और मीना के हाथों में नदी के चमकते हुए नीले पत्थर थे, जिनकी रोशनी से गुफा चमक उठी थी। रुक जाओ बादल कौवे, इस मासूम मछली को आजाद करो, वरना ये जादुई पत्थर तुम्हें यहाँ भस्म कर देंगे। छोटी चिड़िया, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बादल जी, मटके को उठाओ और भागो यहाँ से। बादल कौवा जैसे ही मटके को उठाने के लिए पंख बढ़ाता है, मीना और बबलू अपनी चतुराई दिखाते हैं। वो नदी के चमकते हुए पत्थर गुफा की छत पर मारते हैं। ये लो कौवे अंकल, नदी का जादू देखो। वो पत्थर जाल में बदल जाते हैं और कौवे खुद उस जाल में फंस जाते हैं। हाय हाय, मैं फंस गया, बचाओ, कोई बचाओ। कौवा, तुम्हें अपने किए की सजा मिल गई। चलो चिड़िया बहन, तारा मछली को नदी में छोड़ आते हैं। फिर सभी पक्षी मटके को लेकर भागते हुए नदी के पास जाते हैं।
कोमल चिड़िया बड़े प्यार से तारा मछली को मटके से निकालकर नदी के पानी में छोड़ देती है। मछली के नदी में जाते ही नदी का पानी फिर से चमकने लगता है। धन्यवाद दोस्तों, तुम सबने मुझे बचा लिया। अब ये नदी तुम्हारे लिए हमेशा मीठी रहेगी। तभी जुगनू कौवा आगे आता है। मछली जी, मेरे माता पिता को माफ कर दो मेरे लिए। जुगनू, तुम सच्चे हो। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता को आजाद करती हूँ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कुदरत की दी हुई चीजों पर सबका बराबर का हक होता है। लालच में आकर किसी का नुकसान करने वाले का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जंगल में गर्मी बढ़ चुकी थी। नदी, नाले और तालाब सब सूख चुके थे और पक्षी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। कोमल चिड़िया का परिवार अपने घोंसले में बैठा प्यास से बेहाल हो रहा था। मीना और बबलू का भी प्यास के कारण बुरा हाल था। मम्मा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। गले में कांटे चुभ रहे हैं। क्या पीने को थोड़ा सा पानी भी नहीं है? हाँ मम्मा, भैया ठीक कह रहा है। नदी का सारा पानी तो धूप के कारण सूख चुका है। अब हमें पानी कहाँ से मिलेगा? मीना, बबलू, धीरज रखो। मैं और तुम्हारे पापा अभी जंगल के दूसरे कोने में जाते हैं और कहीं न कहीं से पानी का इंतजाम करते हैं। तभी चंदू चिड़ा उड़ता हुआ घर में आता है। कोमल, आसमान में काला बादल तो आया हुआ है, लेकिन न जाने वो बरस क्यों नहीं रहा। ऐसा लगता है जैसे बादल हमारे जंगल से रूठ गया है। आसमान में एक बहुत बड़ा काला बादल पिछले 2 दिनों से छाया हुआ था, परंतु वो एक बूंद भी पानी नहीं बरसा रहा था। कोमल चिड़िया और चंदू चिड़ा पानी की खोज में उड़ते उड़ते उस विशाल काले बादल के पास जाते हैं। बादल जी, आप तो इतने बड़े और पानी से भरे हुए हैं, फिर हमारे जंगल पर बरसते क्यों नहीं? हमारे बच्चे प्यासे हैं। चिड़िया की बात सुनकर बादल कहता है, देखो चिड़िया, मैं बहुत उदास हूँ, इसलिए मेरा बरसने का मन नहीं है। कुछ दिन पहले जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो जंगल के कुछ पक्षियों ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। जब तक वो पक्षी मुझसे सच्चे दिल से माफी नहीं मांगेंगे, मैं इस जंगल में एक बूंद भी पानी नहीं बरसाऊंगा। परंतु बादल जी, हमारे जंगल के पक्षी तो बहुत अच्छे हैं। भला आपको किसने बुरा कहा? हमें इनके नाम बताइए। कौवे, काले कौवे थे वो। उन्होंने मुझ पर कीचड़ उछाला था और कहा था कि मेरी वजह से उनका घोंसला गीला हो जाता है। कोमल चिड़िया तुरंत समझ जाती है कि ये काम बादल और बिजली ही कर सकते हैं। चंदू जी, चलिए, ये काम कौवों का है, हमें उनसे जाकर बात करनी होगी। लेकिन चिड़िया, वो कौवे बहुत बुरे हैं, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। हाँ चंदू जी, जंगल के सभी पक्षियों को साथ ले चलते हैं, फिर वो जरूर हमारी बात मानेंगे। ऐसा कहते हुए चिड़िया और चंदू चिड़ा कबूतर और तोते को साथ ले जाते हैं और वो कौवों के घर पहुंचते हैं। घोंसले में बादल, बिजली और जुगनू प्यास के मारे नढाल बैठे थे, परंतु उनका घमंड अभी भी बाकी था। कौवों, तुम्हारी बेवकूफी के कारण आज पूरा जंगल प्यासा मर रहा है। तुमने काले बादल की बेइज्जती की, अब तुम्हें माफी मांगनी होगी। अरे मोटी चोंच वाले, जाओ जाओ, हम क्यों माफी मांगे? बादल कोई हमारे जंगल का राजा नहीं है। वैसे भी बारिश जब होनी है तो अपने समय पर ही होगी। ठीक कहा बिजली, चले जाओ पक्षियों यहाँ से। हम किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे और ना ही किसी से माफी मांगेंगे। कौवों का ये रवैया देखकर सभी पक्षी बहुत उदास हो जाते हैं और वो वापस चले जाते हैं। गर्मी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। प्यास के कारण जंगल के पौधे मुरझाने लगे थे। अगली सुबह तक हालत इतनी खराब